Hello students, welcome to our online digital classes. Myself गिरधारी चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि अभी ये जो बीमारी चल रही है कोरोना की, तो इसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि अपने स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो, तो इसके लिए हम ऑनलाइन ये सेटअप लेके आए हैं। और इसका अपना उद्देश्य रहेगा कि इन 1 या 2 महीनों में, मतलब जब तक अपनी स्कूल वापस लगती है, तो इस दौरान हम इस टाइम का सदुपयोग कर सकें। तो इसके लिए हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इन क्लासेज का फ़ायदा उठाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स में इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम भी जानते हैं कि अपने साइंस का वैसे भी सिलेबस बहुत लंबा होता है, तो हमने ये सोचा है कि इस 1 या 1.5 महीने के दौरान जितना भी हो सके हम इस समय का फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया लेके आए हम। तो इस साल देखिए अपने सिलेबस में क्या रहेगा, वो देखते हैं कि फिजिक्स में अपने कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या अपने को पढ़ना है। देखिए अपने फिजिक्स में जो कुल पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 56 नंबर की अपनी रहेगी थ्योरी यानी सैद्धांतिक, और 44 नंबर का अपना रहेगा प्रैक्टिकल। और ये कुल मिला के दोनों पूरे 100 नंबर का अपना पेपर होगा। अब ये तो अलग है यानी प्रैक्टिकल के। मेन जो अपना पूरा सिलेबस है यानी थ्योरेटिकल, वो रहेगा 56 नंबर का। तो इसमें अपने देखिए क्या क्या पढ़ना है अपने को। जैसे फिजिक्स का पूरा सिलेबस है 12वीं क्लास का, वो इस प्रकार से डिवाइडेड है, जिसमें देखो कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है या सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे आप सभी 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो फिजिक्स है वो आधी फिजिक्स लगभग 11th क्लास में है और आधा जो पार्ट है वो अपने 12th क्लास में है। अब देखिए 11th क्लास में जो जो चीजें आपने पढ़ी थी, जो शाखाएं पढ़ी थी, उनके बाद का जो पूरा सिलेबस है वो 12th क्लास में रहने वाला है। मुख्यतः इसमें बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत, चुंबक, प्रकाश, नाभिक। इसके अलावा बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। मुख्यतः जो अपना 12th क्लास का पूरा सिलेबस है वो इन्हीं के इर्द गिर्द चलेगा। ठीक है, और इन्हीं इकाइयों से ये पूरा जो अपना सिलेबस है वो बांटा गया है। सबसे जो पहला पार्ट है वो है विद्युत क्षेत्र, यानी इसमें 1, 2, 3, 4 यहां तक के जो चैप्टर है, 4 चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर है इनसे एक इकाई है जिसको हम बोलेंगे स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, जिसके अंदर हम ये 4 लेसन पढ़ेंगे, जिसमें पहला अपना विद्युत क्षेत्र रहेगा, सेकंड है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव और फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारिता। तो इन 4 चैप्टर से मिलके अपनी इकाई बनेगी स्थिर विद्युत की। तो इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की में। जैसे मैं अभी आज के वीडियो में हम केवल इनके बारे में ही जानेंगे कि अपने चैप्टर कौन कौन से हैं। आगे का जो सिलेबस है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम एक थोड़ी सी जो जानकारी है इन चैप्टर्स के बारे में वो देखिए प्राप्त कर लेते हैं कि मुख्यतः क्या पढ़ेंगे हम। तो जैसे स्थिर विद्युत की में हम पढ़ेंगे आवेशों के बारे में, आवेश के बारे में। अब देखिए आवेश 2 टाइप के होते हैं, वैसे आप जानते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे जब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि आवेश की जो गति होती है इसके आधार पर 2 इकाई है अपनी। अगर आवेश स्थिर हो तो इसका जो अध्ययन करेंगे हम, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है स्थिर विद्युत की। ठीक है, और जब आवेश स्थिर न होकर गतिशील हो, तो यानी गतिशील आवेशों का जो अध्ययन है वो हम करेंगे धारा विद्युत की में। धारा विद्युत की ये रहेगी अपनी सेकंड इकाई।
और देखो धारा विद्युत में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो इसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6, इसके अंदर पढ़ेंगे धारा विद्युत की। मतलब इन चैप्टर्स के अंदर हम गतिशील आवेशों का ही अध्ययन करेंगे, और स्टार्ट के जो 4 चैप्टर हैं उनमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो इस आधार पे ये 2 इकाइयां हैं। फिर जब आवेश गतिशील हो तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उनके जो प्रभाव है उनको हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, 8, 9। ये सारे जो तीनों पार्ट है 7, 8, 9 ये है यानी चुंबकत्व से संबंधित। मतलब आवेश जब गति करे तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र के कारण देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी गतिशील आवेशों से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, जिसको हम 7वें लेसन के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा 8वें लेसन की बात करें तो चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, तो इसमें हम ये देखेंगे कि चुंबकत्व क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। मतलब किसी पदार्थ में चुंबकत्व आने के बाद उस पदार्थ में क्या क्या विशेषताएं या कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसके कारण वो अन्य पदार्थों से एक अलग व्यवहार करता है, तो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि इसकी वजह से भी कौन कौन सी घटनाएं होती है और कौन कौन से उपकरण है जो इस पे काम करते हैं, इसके अंदर सिद्धांत क्या है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब तक हमें बात की यहां तक 9 लेसन तक। तो स्थिर आवेशों में ये 4 पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, और जो धारा विद्युत की है उसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा और विद्युत परिपथ, यानी विद्युत धारा के कारण जो विद्युत परिपथ बनते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथ होते हैं, वो सारे इसमें पढ़ेंगे हम 6ठे लेसन में। और हम जानते हैं कि 11वीं क्लास में आपने देखा होगा कि विद्युत, चुंबक, प्रकाश और नाभिक, परमाणु, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 11वीं क्लास में हमने मुख्यतः पढ़ा था गति के बारे में। इसके अलावा बात करें तो हमने पढ़ा था दोलन के बारे में, इसके अलावा तरंग के बारे में, और ठोसों के जो यानी गुण है पदार्थों के, यानी ध्वनि है, डॉपलर प्रभाव है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी 11वीं क्लास में। लेकिन इस क्लास में मुख्यतः विद्युत, चुंबक, परमाणु, नाभिक, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो इसके बाद देखो बात करते हैं यानी 10वें लेसन की। तो इसमें अपना रहेगा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी विद्युत धारा का ही चैप्टर है। ठीक है, देखिए 2 टाइप की धाराएं होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, एक डिस्क धारा होती है, जिसको हम यानी डीसी बोलते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं। इनके बारे में नाम तो सुने होंगे दैनिक जीवन में सामान्यतः कि ये एसी वोल्टा है या एसी धारा है, ये मान लो डीसी धारा है, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होती है, तो ये हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अंदर। फिर देखिए 11वां जो लेसन है और 12वां लेसन, ये हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित। जो प्रकाश की अपनी इकाई थी, इसके 2 चैप्टर हैं, 11वां लेसन यानी किरण प्रकाशिकी और 12वां लेसन प्रकाश की प्रकृति। तो ये प्रकाश के बारे में पूरा अध्ययन हम 11th और ये जो यानी अपना 12वां लेसन है इसमें पूरा ये देखेंगे। इसके अलावा जो 13वां लेसन है वो है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। ये भी प्रकाश से संबंधित है, लेकिन ये प्रकाश और विद्युत इन दोनों का एक साथ रूप है। मतलब इसमें प्रकाश भी पढ़ेंगे और विद्युत भी पढ़ेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि प्रकाश के कारण भी धारा उत्पन्न होती है, तो उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो इसमें विद्युत और प्रकाश दोनों आ गए। इसके अलावा बात करें अपना जो लेसन नंबर 14 है, इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी। मतलब इसमें हम यानी परमाणु के बारे में बात करेंगे कि परमाणु क्या होता है, उसके अंदर की संरचना कैसी होती है। जैसे हम सामान्यतः आप जानते हो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके अंदर लगने वाले बल या इनकी वजह से जो क्या क्या घटनाएं होती है या इनके उपयोग क्या है, ये पढ़ेंगे हम यानी 14वें लेसन में। इसके अलावा बात करें 15वें लेसन की, तो ये है नाभिकीय भौतिकी। तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी मान लो परमाणु हो तो उसके अंदर एक नाभिक होता है जिसमें यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि यानी नाभिक क्या है, इसके अंदर कैसे कण होते हैं, वो कैसे बंधे रहते हैं, या इनकी वजह से मान लो जितने भी वस्तुएं हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सारी वस्तुएं किन से मिलकर बनी होती है, परमाणुओं से। और परमाणु के अंदर होता है नाभिक, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे। तो इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे हम नाभिकीय भौतिकी में। पूरा नाभिक यानी परमाणु से संबंधित पढ़ेंगे पूरा। इसके अलावा बात करें अपना 16 लेसन, तो ये है इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें हम पढ़ेंगे ठोस वस्तुओं के बारे में, खासकर
ठोस वस्तुओं के कारण उनमें यानी कौन कौन से गुण होते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकी बोलते हैं। तो ये लगभग अपने यानी परिपथों से संबंधित रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी इकाई है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे लास्ट लेसन की, तो ये पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे हमने स्टार्ट में बात करी थी, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो रहेगा विद्युत से संबंधित, बाद का जो पोर्शन है वो रहेगा चुंबक से संबंधित, फिर बाद का जो पोर्शन है वो रहेगा प्रकाश से संबंधित। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें इन तीनों को पढ़ेंगे एक साथ। जैसे इसमें विद्युत भी आएगा, इसमें चुंबकीय भी आएगा और साथ में प्रकाश के गुण भी आएंगे। तो उसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो और वो तरंग एक प्रकाश तरंग होती है। तो इसमें तीनों चीजें पढ़ेंगे, हम तीनों इकाइयों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे संचार के बारे में, जैसे ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका यूज क्या होता है दैनिक जीवन में। जैसे अपने पूरा संचार का जो सिस्टम है, जैसे सैटेलाइट है वो कैसे काम करते हैं, जो अपने अलग अलग उपकरण है जो विद्युत चुंबक पर काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और समकालीन भौतिकी मतलब आधुनिक भौतिकी, और भी इनके कारण कौन कौन से उपकरण हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं दैनिक जीवन में, और महत्वपूर्ण जो खोजें हैं जो अभी जिन पर काम चल रहा है या फिर जो हो चुकी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस 17वें लेसन में। तो ये मैंने लगभग आपको यानी शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि अपने पूरा सिलेबस किस प्रकार रहेगा और हम इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और कितना पूरा अपना मैटर है। तो जैसे हमें पता है थ्योरी अपने 56 नंबर की रहेगी और प्रैक्टिकल्स अपने रहेंगे 44 नंबर के, तो कुल 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये अपनी इकाइयां पढ़ेंगे। और इसके साथ स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, जो अपने 11th क्लास में जो भी सिलेबस अपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपका एक बेसिक तैयार होना जरूरी है। तो 11th क्लास अपना एक यानी बेस की तरह होता है, तो उसको एक बार आप यानी जरूर उसको रिवाइज करें ताकि आप फिर से फिजिक्स से जुड़ जाएं और 11th क्लास का पूरा मैटर आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी हम 12th क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे और आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो केवल हम इसी पर था कि भी क्या सिलेबस पढ़ेंगे और क्या ये पूरा अपना रहेगा। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अभी जो ये यानी महामारी चल रही है कोरोना, तो इससे बचें। और इसी यानी ये जो समय है इस महामारी का, तो इसको देखते हुए अपने की 1 या 2 महीने में जो भी सिलेबस है उसको हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे और थोड़ा अपना समय का सदुपयोग भी हम ये देखेंगे कि 1 महीने या 2 महीने में कितना हम कर सकते हैं। जितना हम ये सिलेबस करेंगे उतना ही फायदा है, ताकि इस समय का सदुपयोग हो सके, क्योंकि जो 12वीं क्लास का सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमें पता है साइंस का सिलेबस वैसे ही लंबा होता है। तो इस 1 या 2 महीने के अंदर हम कुछ चैप्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तो सारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।